आज हमारा टॉपिक है, इसमें हम नेशनल इनकम निकालने के तरीकों को डिस्कस कर रहे थे कि देश में राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जाता है। और इसमें हमने उसके कुछ कंपोनेंट्स में जीडीपी पढ़ा था, एनडीपी पढ़ा था, जीएनपी पढ़ा था। उसी का अगला एक हिस्सा है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, या फिर हम इसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद के नाम से जो है जानते हैं। तो किसी भी देश की जो मूल राष्ट्रीय आय है, किसी में हमने सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया था, परंतु उसमें से कितना बाहर जा रहा है कितना अंदर आ रहा है उनको नापा नहीं था। किसी में हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट नहीं किया था कि वस्तुओं की कीमतों में गिरावट कैसी कैसी आ रही है। तो अगर हम इन चार तरीकों में से देखेंगे कि सबसे सही और रियलिस्टिक तरीका कौन सा है किसी भी देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें से आता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी तरीके हम पीछे बात कर रहे हैं उनमें से जो सबसे वास्तविक आमदनी का जो एक पैमाना किसी देश की अर्थव्यवस्था को नापने के लिए इस्तेमाल होता है वह है इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इस राष्ट्रीय उत्पाद को हम निकालते कैसे हैं, निकालने का तरीका क्या है? तो ये क्या है, एनएनपी इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी। अब हमने पीछे जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ लिया था और जीएनपी को भी फिर हमने जीडीपी से निकाला था। तो मूल चीज होती है हमारे पास जीडीपी, जिसमें हम सारी चीजों को जोड़ देते हैं। फिर उनमें से अगर हमने हमारे देश में कितनी इनकम है जो विदेशी कमा रहे हैं और भारत के विदेशों में कितने लोग हैं जो वहां से कमा करके भारत भेज रहे हैं, अगर हम उनको भी कैलकुलेट कर लें तो फिर हम जीएनपी निकाल देते थे। अगर हम जीएनपी में हमने बाहर से आने वाला, देश से बाहर जाने वाले को अलग अलग कर लिया। अब इसमें एक चीज और आ रही है कि जितनी भी चीजें हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, शुरुआत में उन सब की जो कीमतें होती हैं समय बीतने के साथ साथ वो कीमत घटनी शुरू हो जाती है। मशीन पुरानी पड़ जाती है, गाड़ियां पुरानी हो जाती हैं, औजार पुराने हो जाते हैं, घर का सामान पुराना हो जाता है, तो उनकी कीमत कम हो जाती है। अगर हम उसको भी हटा दें, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो तब बचती है नेट इनकम और उसी को हम एनएनपी। तो जीएनपी तक तो ये सारा निकाल चुके हैं हम। उसके बाद हमने जीएनपी में से क्या माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। जो तमाम चीजों की कीमतें घटती हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो माइनस कर दिया, तो तब ये चीज बच जाएगी। तो ये एनएनपी को निकालने का तरीका हुआ। इसको प्रश्न के रूप में कई ढंग से पूछा जा सकता है। वो आपको समझना है कि ये क्वेश्चन पूछा क्या गया हमसे और हमें उसका जवाब कैसे देना है। तो जैसे आपके सामने प्रश्न रहेगा उसी के हिसाब से आप इसका आंकलन कर सकते हैं। अब ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, हमने इनको नापने के दो पैमाने आपको बार बार पीछे डिस्कस किए थे। एक तो था इसमें जो है मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। दूसरा था इसमें फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत। तो हम इसको एक मुख्य चीज पर डिस्कस करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर क्या होता है एनएनपी। तो एनएनपी जब हम बाजार मूल्यों पर निकालेंगे तो क्या है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज रिलेटेड टू द मॉनेटरी वैल्यू, यानी हम जो है मौद्रिक मूल्य के रूप में निकालते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हम सिर्फ इसमें नागरिकों की चीजें जोड़ेंगे, यानी जो विदेशियों ने भारत में कमाया वो नहीं जुड़ेगा। यानी एक्स माइनस एम, जो हमने पीछे बताया था आपको, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, वो हमें इसमें अप्लाई करना है ऑफ अ कंट्री विद इन आउटसाइड द डोमेस्टिक बाउंड्री। तो जो हमारी घरेलू सीमाएं हैं उसके अंदर की। तो हम यहाँ पर एनएनपी को, इसको अगर हम कैलकुलेट करें कि जो है हम बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किस किस तरह से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं। इनकम अर्न बाय द पीपुल ऑफ द कंट्री एब्रोड इज एडेड। जो भी भारतीय मूल के लोग हैं, विदेशों में रहते हैं, नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, वहां कमाते हैं, कमाने के बाद उस पैसे को अपने देश में भेज देते हैं, इसको ऐड किया जाता है एनएनपी में। एक दूसरा, इनकम अर्न इन द कंट्री बाय द फॉरेन सिटीजन इज सबट्रैक्टेड। और जिस तरह से भारत मूल के लोग विदेशों में जाकर के काम करके पैसा भेज रहे हैं अपने देश में, ऐसा ही बहुत सारे विदेशी कंपनियां, नागरिक भारत में जो है काम करते हैं, उनकी कंपनियां, फैक्ट्रियां चलती हैं, वो भारत में पैसा कमाते हैं और फिर वापस अपने देशों में भेज देते हैं। वो चीज़ हम यहाँ माइनस कर देंगे, यानी एक्स माइनस एम वाला पॉइंट है ये जो हमने पीछे पढ़ा था। और डेप्रिसिएशन इज रिमूव्ड, और बाकी लास्ट में हमने क्या करना है कि जितना भी मूल्य ह्रास हुआ है, कीमत घटी है, वो भी माइनस कर देना है। और इन तीन चीजों को अप्लाई करके निकाल देंगे हम एनएनपी। तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो है एनएनपी क्या होगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस इसमें एक फॉर्मूला है नेट इनकम रिक्वायर्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं एनएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अगर हम जो है डेप्रिसिएशन को एग्जैक्ट कर लें, एक्स माइनस हम पहले से निकाल देते हैं, तो तब हम किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को नापने का एक बेहतरीन तरीका निकाल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये चीज़ें हम अपने घरेलू जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं कि एक परिवार की नेट इनकम क्या होती है। अब जैसे हमने शुरुआत में सारी इनकम जोड़ दी, बाकी चीज़ें उसमें हटाई नहीं, तो हम अगर पूरी फैमिली की वेल्थ कैलकुलेट करेंगे, एक परिवार का पूरी संपत्ति, पूरा असेट्स कैलकुलेट करेंगे, तो फिर ये चीज़ें जोड़नी पड़ेंगे। नहीं तो हम फर्ज जब कोई मकान बनाता है, नए नए सामान लाता है, तो वो पूरी नेट असेट्स अपनी उस दिन वो सारी शुरुआत चीज़ों में कैलकुलेट कर लेगा, परंतु 6 महीने गुजरने के बाद वही नेट असेट्स उतना नहीं रहेगा। यही चीज़ देश पे भी लागू होती है। इसीलिए हम कह रहे थे कि ये जो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है इसकी बड़ी वैल्यू होती है, क्वालिटी सर्विस होती है इसकी बड़ी वैल्यू होती है, ये जल्दी से इनके मूल्यों में कमी नहीं आती है। इसीलिए जो ब्रांडेड सामान होते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उनका जो डेप्रिसिएशन दर होता है वो काफ़ी स्लो होता है, और जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें गुणवत्ता नहीं है, वो तेज़ी से उनका रेट घटता है। इसलिए जो है पूरी इनकम पर इसका क्या पड़ेगा, नेशनल इनकम पर इसका असर पड़ेगा। तो हर देश या जो भी देश विकसित होता जाता है, वो अपने यहाँ की तमाम चीज़ों में गुणवत्ता बढ़ाता है। फिर चाहे वो एक कुर्सी बना रहा है, वो कुर्सी ड्यूरेबल होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए, उसमें जो है इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आसानी से बैठ सकें, वो टूटे ना जल्दी, उससे जो है जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं कंफर्ट, वो हमें मिले। तो ये क्वालिटी का पैमाना हुआ, और ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नेट इनकम किसी भी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती जाएगी। तो ये अंतर हमें विकसित देशों के चीज़ों में और विकासशील देशों की चीज़ों में बड़ा देखने को मिलता है, और इसीलिए हम एक डेवलपिंग नेशंस को एग्जैक्टली डेवलप्ड नेशन के रूप में काउंट
नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उसे वो तमाम चीज़ें हासिल करनी होगी। जैसे एजुकेशन की बात है, शिक्षा की बात है, सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना मैटर नहीं है। जो शिक्षा जिस उद्देश्य के लिए दी जा रही है, अगर वो उद्देश्य पूरा हो ही नहीं रहा है तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं, वो सर्विस का जो एक हिस्सा है। क्यों फिर जो है लोग जो है विदेशी यूनिवर्सिटियों में और इंस्टीट्यूशनों में बच्चों को अपना भेजते हैं? इसीलिए क्योंकि वो जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई के बाद उस व्यक्ति के अंदर जो खूबियां पनपनी चाहिए, उसके अंदर जो क्षमताएं आनी चाहिए, उसे जो प्रोडक्टिव होना चाहिए, वो अगर नहीं हो रहा है तो सर्विस की क्वालिटी बेकार है। वो चीज़ आनी चाहिए, और ये चीज़ें अचानक नहीं होता है। ये पूरा एक बॉटम से लेकर के जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे चीज़ें मिलती है। तो विकसित देशों में ये तमाम चीज़ें एक पैरामीटर पे हासिल होती हैं, और इसीलिए इनकी जो नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय होती है, और राष्ट्रीय आय के बाद फिर जो पर कैपिटा इनकम निकलती है उनकी, वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अभी हमने पीछे बताया था कि वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने जो है ये जो इकोनॉमीज में जो है लो इनकम इकोनॉमीज, मीडियम इनकम इकोनॉमीज, हायर इनकम इकोनॉमीज, वो कैलकुलेशन किए है। वो कहाँ से आता है इतना डिफरेंस? कोई देश का नागरिक $15,005 जो है कमा रहा है, और कोई $1145 कमा रहा है। इतना डिफरेंस क्यों है? इन तमाम चीज़ों का ये विषय है। इसीलिए जो सरकारें हैं, जो उनकी पॉलिसियाँ होती हैं, जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, जो उनके कार्यक्रम्स होते हैं, उन तमाम चीज़ों के द्वारा ये क्वालिटी हासिल करने की कोशिशें की जाती हैं। और जितना ये अवेयरनेस नागरिकों को, लोगों को, समाज को, देश को आएगी, उतना जल्दी ये चीज़ें हासिल होंगी। अगर लक्ष्य सिर्फ इतना है, नहीं पढ़ना है, खाना है, हम कहीं पर भी क्वालिटी पे नहीं जा रहे हैं, ना हम एजुकेशन पे जा रहे हैं, ना हम हेल्थ पे जा रहे हैं, ना हम जो है बाकी चीज़ों पे जा रहे हैं, तो वो चीज़ें हासिल नहीं होगी। जैसे भारत 140 करोड़ बोल रहे हैं, परंतु हमारे यहाँ से ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल लाना मुश्किल होता है। क्या है, क्या डिफरेंस है उस चीज़ का? डिफरेंस अदरवाइज बॉडी तो वैसी है, बॉडी के अंदर चीज़ें भी वैसी है जैसे दुनिया के सब लोगों के बीच में। तो डिफरेंस किसका है? वही चीज़ जो उस शारीरिक क्षमता को डेवलप्ड करने के लिए जो शुरुआत से लेकर एंड तक का जो एक पूरा मैकेनिज्म है, वो अभी हमारे यहाँ पे नहीं है, और इसलिए जो है हम नहीं कर पा रहे। और हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कभी नहीं था, क्योंकि कभी हमने लगातार जो है हॉकी में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। इसका मतलब उस समय रहा होगी इस तरह की जो है मैकेनिज्म। तो ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय आय को बेहतर कैलकुलेट करने समझने का एक साधन है। क्लियर है यहाँ तक? यस। अब चूंकि हम कुछ सालों से लगातार ये देख रहे हैं कि लगभग हर देश की, विश्व की संस्थाओं की ये कोशिश है कि हम जितनी भी तरक्की करें, जितने भी ग्रोथ करें, वो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए करें। एनवायरनमेंट कहीं से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव बन गया है। सतत विकास, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करके हम अपनी इकोनॉमीज को आगे बढ़ाएं। तो उसी के लिए कुछ नए पैमाने जो है आ चुके हैं, और इन्हीं में से एक है ग्रीन जीडीपी। ये हरित जीडीपी एक नया कंसेप्ट है। क्या है ये? इट मीन्स प्रिपेयरिंग एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स विद द एनवायरमेंटल कंसेंसस। यानी हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मापन पर्यावरणीय संरक्षण और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए नापें। तो अगर हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी संस्थान की अर्थव्यवस्था का मापन पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए करें, तो तब उस जो जीडीपी निकलती है, हम उसको अकेला जीडीपी नहीं बोलेंगे, बल्कि हम उसे बोलेंगे ग्रीन जीडीपी। और इसके लिए लगभग हर देश कोशिश कर रहा है। तो ये जो द ग्रीन जीडीपी टेल्स हाउ मच डैमेज अ कंट्री हैज कॉज्ड टू इट्स बायोडाइवर्सिटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हाउ मच इम्पैक्ट इट हैज ऑन द इन्वायरमेंट।
यानी कुल मिला के अगर किसी देश की जीडीपी को हम ग्रीन जीडीपी में कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम नाप रहे हैं कि जब जो है आर्थिक विकास उस देश में हुआ, उसने फैक्ट्रियां लगाई, उसने सड़कें बनाई, उसने बाकी विकास किया, तो विकास करते समय उसने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया, ज़्यादा या कम। जब हम काउंट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य है कि हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। जब हमें पर्यावरण बचाना ही तो हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे हम अभी तक नहीं कर रहे थे, कितने पेड़ काटे, कितना ये किया, कितना वो किया, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट अब कर रहे हैं। इसका मतलब हम पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहते हैं, और पर्यावरण का संरक्षण का मतलब हमारा संरक्षण, ह्यूमन का संरक्षण, मनुष्य का संरक्षण, क्योंकि मनुष्य को साफ सुथरी हवा मिले, पानी मिले, एनवायरनमेंट मिले तो उतना ही स्वस्थ, सक्षम और काबिल जीवन जो है आदमी जी सकता है। तो यहाँ पर हम ग्रीन जीडीपी में पर्यावरण को किए गए नुकसान का आंकलन भी कर रहे हैं, और उस आंकलन से भविष्य में उसको घटाने के लिए निश्चित रूप से क्या उठाए जाएंगे, कदम। तो ये उसका एक शुरुआत हो गई, ये है ग्रीन जीडीपी। ये जो ग्रीन जीडीपी है क्या कर रहे हैं इसमें, बाय सब्ट्रैक्टिंग द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नेट नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन, हम इसको डिडक्ट करके निकाल सकते हैं कि हमने कितना किया। तो इसमें हम ले क्या रहे हैं, किन चीज़ों का नुकसान हम काउंट कर रहे हैं इसमें। यहाँ पे है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है हमारे पास, चाहे वो संसाधन पानी का हो, चाहे वो संसाधन जो है जंगलों का हो, चाहे वो संसाधन खनिजों का हो, चाहे वो संसाधन कोयले का हो, तमाम संसाधन जितने भी हमारे पास, क्या हमने उनको ऐसा इस्तेमाल किया कि वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर हैं। अगर हमने उनको ऐसा यूज कर लिया है बहुत ज़्यादा, तो ये इन्वायरमेंटल डैमेज है बहुत, और हम अपनी जीडीपी को अगर बढ़ा रहे हैं इससे, तो ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम इसमें संसाधनों का कितना जो है कमी आ गई है वो कैलकुलेट करेंगे डैमेज को निकालने के लिए। दूसरा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो पर्यावरणीय क्षति हुई है, पर्यावरण को कितनी क्षति हुई है। होता क्या है कि अगर एक सड़क बनाई जा रही है और उस सड़क बनाते समय जो है हजारों पेड़ कट गए हैं, उस सड़क का मलबा हमने नदियों में डाल दिया है, नदियां गंदी हो गई हैं, तालाब भर गए हैं, जलीय जीवन प्रभावित हो गया है, साथ में जो है पूरा वायु प्रदूषण हो गया है, ध्वनि प्रदूषण हो गया है, तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो इसमें ये भी काउंट करेंगे। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बन रही है, और बीच में जो है इस पर एनजीटी ने जो है बैन लगा दिया था, पूरे 1 साल तक काम रुका रहा, क्योंकि ये जो है पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान कर रहा था। तो वही चीज़ है कि हम ग्रीन जीडीपी की तरफ जा रहे हैं, हम इन चीज़ों को भी नाप रहे हैं। और तीसरा है इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स, पर्यावरण को सुरक्षित करने की पहल कितनी की गई है, इसमें कितना जो है उसके अंदर इन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। इन तीनों चीज़ों को शामिल किया जाता है ग्रीन जीडीपी को निकालने में। तो तब जाके आती है ये, हम जीडीपी में से ये चीज़ें माइनस कर दें तो ग्रीन जीडीपी बन जाएगी। तो इस तरह से हम ग्रीन जीडीपी को निकालना चाहें तो हरित जीडीपी बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपी तो जो हमारी टोटल है उसमें से हम इन चीज़ों को तीनों को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें जोड़ करके, तो फिर पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट ग्रीन जीडीपी कितनी बची, क्योंकि हमने सारा। तो आजकल हम क्या देखते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले उद्योग धंधों पर अतिरिक्त प्रकार के कर लगते हैं, या फिर उन्हें सामान्य रूप से जो है एनओसी नहीं मिलती है, एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है बड़ा सख्ताई जो है अपनाई जाती है, ताकि हम अपने पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाएं, या फिर पर्यावरण के अनुकूल होने वाली टेक्नोलॉजी को, तरीकों को, साधनों को, उपकरणों को इस्तेमाल करें, और दोनों तरह पर्यावरण भी बचे, डेवलपमेंट भी हो, और उसी को कहेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उससे जो इकोनॉमी बनेगी उसे कहेंगे हम ग्रीन जीडीपी। तो ये जो है हमारी ग्रीन जीडीपी रहेगी।
इसी तरह से दूसरा हिस्सा है इसमें ग्रीन जीएनपी, हरित जीएनपी। तो हरित जीएनपी क्या है? इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन पर पर्सन इन अ गिवन टाइम पीरियड which can be achieved while keeping the country's natural wealth stable। तो जीएनपी हम कैसे निकालेंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? हम देश के पर्यावरण को एज इट इज बनाए रखें, उसे किसी प्रकार का नुकसान न करें, किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। अगर जो है ये नेचुरल वेल्थ स्टेबल रहे, प्राकृतिक जो संपत्ति हमारे पास वो एज इट इज रहे, और तब हम जो है अगर अपना कैलकुलेशन करते हैं आर्थिक स्वरूप से, तो उस तरह की कैलकुलेशन को कहेंगे हम ग्रीन जीएनपी, उसे हम हरित जीएनपी के नाम से जानेंगे। ये जो कंसेप्ट है ये कब आया? ये जो तरीका है, ये जो पहल है, ये 1995 से शुरू हुई। और जैसे हमने कहा कि पिछले 2-3 दशकों से पर्यावरण संरक्षण पर पूरी दुनिया सजग है, जब से बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही हैं, और आजकल तो ज़्यादा गंभीर स्थिति है पूरी दुनिया की। और आप देख रहे हैं कि जो है अप्रैल का महीना चल रहा है और टेम्परेचर 35, 36, 37 तक पहुंच गया है, जो कि जो है मई जून में एंड में जाना चाहिए। इतना सारा ये जो बदलाव ये गंभीर है, और ये बदलाव अगर ऐसे चलता रहेगा तो इसका बहुत बड़ा कुप्रभाव हर स्वरूप में मिलेगा। मानव विकास में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, प्राकृतिक नुकसान भी इसमें ज़्यादा होगा, और इससे भविष्य खतरे में भी आ सकते हैं। तो पूरी दुनिया इस पे वर्कआउट कर रही है। तो 1995 में ये ग्रीन जीएनपी का कंसेप्ट आया था। तो ग्रीन जीएनपी को निकालेंगे, ग्रीन जीएनपी इक्वल टू नेट ग्रोथ, शुद्ध जो वृद्धि हुई है, और इसमें से घटा देंगे नेचुरल डिग्रेडेशन, प्राकृतिक क्षति जितनी हुई है वो माइनस कर देंगे। तो हम जो चीज बचेगी हमारे पास उसे कहेंगे हम हरित जीएनपी। तो ये हरित जीएनपी हो जाएगा। तो ये ग्रीन वाला कंसेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इवन आप देख रहे हैं कि जो गाड़ियाँ पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रही, उनकी नेम प्लेट भी कैसी लग रही है? ग्रीन। आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका जो नंबर प्लेट है वो ग्रीन कलर की है। तो वो क्या चीज़ है? वो इसी का हिस्सा है। सस्टेनेबिलिटी को हासिल करने के लिए, सतत विकास को हासिल करने के लिए, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए। इसी तरह से इसमें आता है ग्रीन नेशनल इनकम। अब जो चीज़ें आप पीछे सारी की सारी नॉर्मल पढ़ रहे थे, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, वो सारी चीज़ें जो है कन्वर्जन हो रहा है उनका ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीएनपी, ग्रीन नेशनल इनकम, ये सारा ग्रीन। तो पर्यावरण का संरक्षण तो है क्या? हरित राष्ट्रीय आय। इट इज अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इन विच द depletion cost of natural occurring resources used in the growth of national product are deducted from the national income। तो जब हम किसी देश की राष्ट्रीय आय का आंकलन करें और हम वो आंकलन जो है ग्रीन नेशनल इनकम के स्वरूप में करना चाहें, तो हमें जो भी हमारी नेशनल इनकम है उस देश की सामान्य, हम उसमें से पर्यावरण को होने वाली क्षति को माइनस कर दें, तो तब जो चीज बचेगी वो बचेगी उस देश की ग्रीन नेशनल इनकम। क्षति में क्या है? क्षति में क्योंकि हमें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अगर हमने जो है 1000 पेड़ काट दिए तो हमें 1000 पेड़ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो 1000 पेड़ अगर जो है 100-100 साल 2-2 साल पुराने हैं, तो फिर तो वो वापस वो चीज़ हासिल करने में 100-2 साल लग जाएंगे। तो फिर कैसे कवर होगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 100 पेड़ काटे हैं तो हमें 1000 लगाने चाहिए सीधा, तब जाके लगभग कुछ कैलकुलेशन बराबरी पे आ सकती है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि 100 काटे और 100 ही लगा, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। और अगर वो इम्पैक्ट डालेंगे तो 100 साल बाद डालेंगे वो। तो इसलिए इसकी भरपाई उस ढंग से की जाए तो फिर ताकि तब जाके ये तमाम चीज़ें बैलेंस बन जाए। तो इस तरह से हम
ग्रीन नेशनल इनकम को भी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें ग्रॉस, एक नया चीज आ गया है इसमें, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जो बाकी हम पीछे पढ़ रहे थे, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये एक चीज और है और ये नया है। दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड सकल मूल्य वर्धन या सकल मूल्य योजित बोलते हैं इसे। ये चीज पहले से नहीं थी, हमने इसे बाद में शुरू किया है। तो ये जो कंसेप्ट है GVA का, ये कंसेप्ट जो है 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर से शुरू हुआ। तो 2015-16 में हमने इसे स्टार्ट किया और इसको नापने के लिए एक बेस ईयर चाहिए होता है। अभी हम आधार वर्ष आगे पढ़ेंगे, तो बेस ईयर चाहिए होता है जिसके आधार पर हम वो ग्रोथ नाप सकें। तो इसके अलावा जो बेस ईयर है वो 2011-12 का है। और इस तरह से एस्टिमेटेड एट द बेस प्राइस, तो ये क्या है, GVA क्या है? GVA इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू, कुल मौद्रिक मूल्य है ये, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल सेक्टर्स ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। हम जो पीछे नाप रहे थे उसमें भी हम यही कह रहे थे कि एक देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जितनी भी सेवाएं दी गई, उन सब का हम क्या ले लें, मौद्रिक मूल्य ले लें, तो जीडीपी है। यहां पर हमने जो इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि वाला, द्वितीयक क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग वाला, और तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र, हमने इसको इन 3 में डिवाइड किया और इन तीनों सेक्टरों का टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू निकाला और उसी को नाम दे दिया हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो इसको हम इसमें क्या ले रहे हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये तीनों ले लिया हमने और उन तीनों के अंदर जो जो चीजें बना टोटल उसका मौद्रिक मूल्य बनाया और उसी को मिलाकर हमने बोल दिया ग्रॉस वैल्यू एडेड या शुद्ध सकल मूल्य वर्धन हम इसे कहेंगे। तो ये जो GVA के लिए अगर हम फॉर्मूला बोलेंगे तो इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, GDP प्लस सब्सिडी ऑन द प्रोडक्ट्स, जितना भी जो सब्सिडी दी जाता है, माइनस टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स। ये अगर हम जो है घटा के निकालेंगे तो ये निकलेगा GVA। तो ये एक नया तरीका हुआ आर्थिक विकास को नापने के लिए और हमने 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में इसे निकाला और इसके लिए बेस ईयर बनाया था 2011 और 12। तो ये हो गया है GVA। क्लियर है यहां तक? किसी को कंफ्यूजन, डाउट, क्वेश्चन?